गांव की एक छोटी सी कच्ची मकान में शुभम और उसकी छोटी बहन मेघा रहती थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद शुभम ने ही मेघा को पाल पोस कर बड़ा किया था। घर की हालत बहुत खराब थी, पर शुभम की खुददारी कभी कम नहीं हुई। भैया, आज फिर आप सुबह सुबह निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? रोज की तरह काम की तलाश में जा रहा हूँ मेघा। सोच रहा हूँ कहीं कोई मजदूरी मिल जाए ताकि शाम को तुम्हारे लिए एक वक्त का खाने का इंतजाम हो सके। भैया, मैं भी कहीं काम पर चली जाऊँ, आप रोज खाली हाथ लौटते हैं, ऐसे कब तक चलेगा? 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। नहीं मेघा, तुम अभी बहुत छोटी हो और मेरी जिम्मेदारी हो। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। मैं देर से ही सही पर काम ढूंढकर जरूर आऊंगा, तुम बस घर का ख्याल रखो। शुभम हमेशा की तरह काम की तलाश में निकल पड़ता है। मेघा उसे जाती हुई देखती रहती है और मन ही मन एक फैसला करती है। भैया तो मुझे कभी काम करने नहीं देंगे, पर मैं जानती हूँ कि वो बहुत मुश्किल में है, मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। फिर मेघा घर से निकलकर सीधी जमींदार हरिशंकर की हवेली पहुँच जाती है। अरे कौन हो तुम? आज से पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। जमींदार साहब, मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लूंगी। चलो ठीक है, वैसे भी सेठानी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम उनकी मदद कर दिया करना। आज से ही काम पर लग जाओ। मेघा पूरी ईमानदारी से हवेली के कामों में जुट जाती है। शाम ढलते ही जमींदार उसे एक सिक्का थमा देता है। मेघा उस पैसों से राशन का सामान खरीदती है और खुशी खुशी घर आकर खाना बनाती है। उधर शुभम दिन भर भटकने के बाद थक हार कर खाली हाथ घर लौटता है। मेघा, ये क्या? घर में तो दाना तक नहीं था, फिर ये खाना कहाँ से बना? आज चूल्हा कैसे जल रहा है? वो भैया पड़ोस की काकी है ना, उन्हें हम पर तरस आ गया, उन्होंने कुछ राशन उधार दिया है, बोला कि जब आपका काम लग जाए तब आप चुका देना। मैंने सोचा आप भूखे होंगे, इसीलिए खाना बना लिया। चलो, कम से कम आज तो तुम्हें पेट भरकर खाना मिलेगा। काकी का शुक्रिया अदा करूंगा। माफ कर दीजिएगा भैया, पर मैं आपको सच नहीं बता सकती। आज आपको भरपेट खाना खाते देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस सच को छुपाने का मुझे कोई गम नहीं है। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। शुभम रोज काम की तलाश में जाता और खाली हाथ लौटता, पर घर में उसे रोज खाना तैयार मिलता। एक दिन मेघा हमेशा की तरह जमींदार के यहाँ काम करने गई हुई थी। तभी हवेली के एक कोने में खड़ा जमींदार का छोटा भाई विक्रम मेघा को काम करती हुई देख लेता है। मेघा की सादगी और उसकी मासूमियत देख विक्रम का मन डोल जाता है। अरे, ये लड़की तो बहुत ही रूपवती है, इतने दिनों से यहाँ काम कर रही है और मेरी नजर इस पर आज पड़ी। ये तो मुझे बेहद पसंद आ गई है। मुझे भैया से फौरन बात करनी चाहिए। विक्रम उतावला होकर अपने बड़े भाई जमींदार हरिशंकर के पास पहुंचता है। क्या बात है विक्रम, चेहरे पर इतनी चमक और घबराहट एक साथ? सब ठीक तो है ना? भैया, मेरी उम्र 45 साल हो गई है। आज तक न मुझे कोई पसंद आया और न किसी ने मुझसे शादी की, पर आज मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे छोटे भाई के सिर पर शेरा सजेगा। बताओ, कौन है वो खुश नसीब? भैया, वो हमारे यहाँ जो नई लड़की काम पर लगी है ना, मेघा, मुझे वही पसंद है। क्या? वो तो अभी महज 17 साल की बच्ची है और तुम अपनी उम्र देख रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? मुझे कुछ नहीं पता भैया, मैं बस उससे शादी करना चाहता हूँ। आप बस रिश्ता पक्का करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं उसके भाई शुभम को जानता हूँ। वो काम के लिए भटकता रहता है, मैं उसे अभी बुलाकर बात करता हूँ। कुछ ही देर में शुभम वहां से गुजर रहा होता है। तभी जमींदार उसे आवाज देकर बुलाता है। शुभम को लगता है कि शायद उसे कोई मजदूरी मिलने वाली है। जी सरकार, आपने याद किया, सब कुशल तो है? शुभम, मैं देख रहा हूं कि तुम अपनी बहन की जिम्मेदारियों के कारण खुद की शादी भी नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत पक्का रिश्ता लाया हूं। तुम अपनी बहन मेघा का हाथ मेरे भाई विक्रम के लिए दे दो।
ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? आपके भाई साहब की उम्र और मेरी छोटी बहन? नहीं, ये रिश्ता नहीं हो सकता। वो अभी 17 की भी नहीं हुई है। देखो शुभम, अपनी हैसियत मत भूलो। तुम्हारी बहन पिछले कई दिनों से मेरे यहाँ चोरी चुपके काम कर रही है। वो मेरी नौकरानी है। क्या मेघा आपके यहाँ काम कर रही है? नहीं, ये झूठ है। मैंने उसे घर से निकलने तक को मना किया है। और देख लो, तुम्हारी बहन तुम्हारी बात नहीं मानती। वो रोज यहाँ आती है। अगर अपनी और उसकी भलाई चाहते हो तो यह रिश्ता स्वीकार कर लो, वरना अंजाम बुरा होगा। कुछ भी हो जाए सरकार, पर मैं अपनी बहन का सौदा नहीं करूंगा। अपनी बहन की शादी किसी बूढ़े से कभी नहीं होने दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं ये रिश्ता ठुकराता हूँ। शुभम बिना पीछे मुड़े वहां से तेजी से निकल जाता है। हरिशंकर की आंखों में गुस्सा उतर आता है। शुभम, इस गुस्ताखी की कीमत तुम्हें और तुम्हारी बहन को चुकानी पड़ेगी। शुभम का चेहरा गुस्से से लाल था। वह जैसे ही घर के अंदर कदम रखता है, उसे सामने थाली में लगा गरमा गरम खाना दिखाई देता है। वह आव देखा न ताव पूरी थाली उठाकर दूर फेंक देता है। ये क्या हुआ भैया? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आपने सारा खाना क्यों फेंक दिया? मैंने कितनी मेहनत से आपके लिए बनाया था। झूठ, सब झूठ। मेघा, तुमने मुझसे ये सच क्यों छुपाई कि तुम काम करने जा रही हो? तुमने मुझसे झूठ बोला कि वो खाना पड़ोस की काकी दे रही है। क्या तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं था? भैया मेरी बात सुनिए, सब ठीक तो है ना? आप अचानक इतना क्यों बदल गए? कुछ ठीक नहीं है। आज मुझे रास्ते में जमींदार हरिशंकर मिला था। उसने तुम्हारा हाथ अपने उस अधेड़ उम्र के भाई विक्रम के लिए मांगा है। तुम जानती हो उस विक्रम की उम्र क्या है? तुम्हें हवेली जाने से मैंने मना किया था, फिर भी तुम चोरी छिपे वहां काम करने गई। तुमने मुझसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया मेघा। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं आपको दिन रात भूखा और परेशान होते हुए नहीं देखना चाहती थी। मेरा मकसद सिर्फ आपकी थोड़ी मदद करना था ताकि हमारे घर का चूल्हा जल सके। मुझे नहीं पता था कि वे लोग ऐसी नीयत रखते हैं। तुम्हारी इसी लापरवाही ने आज हमें इस मुसीबत में डाल दिया है। मैंने आज तक शादी सिर्फ इसलिए नहीं की ताकि मैं पहले तुम्हारी जिम्मेवारी पूरी कर सकूं। मुझे डर था कि अगर मैं शादी कर लूं और मेरी पत्नी आ जाए तो शायद वो तुम्हें परेशान करेगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी और तुम होगी। भैया मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस आपकी टलती उम्र और खाली हाथ घर लौटने वाले आपके चेहरे का दर्द नहीं देख पा रही थी। मुझे लगा कि थोड़ा सा काम करके मैं आपके कंधों का बोझ कम कर दूंगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आपकी इज्जत पर आंच आएगी। पागल हो क्या? तू मेरा बोझ कम करेगी? अरे तू तो मेरी ताकत है मेघा। मैंने गुस्सा इसलिए किया क्योंकि मुझे डर लगा था। डर इस बात का कि कहीं तुझे कुछ न हो जाए। तो अभी नाकाम है। तुझे नहीं पता कि दुनिया कितनी मतलबी है। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहती थी भैया। जानता हूं, और आज मुझे तुझ पर गर्व भी है। तूने अपने भाई के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, पर अब और नहीं। कल से तू सवेली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। हम आधा पेट सो जाएंगे, भूखे रह लेंगे, पर उस जमींदार की चौखट पर तुझे दोबारा कदम नहीं रखने दूंगा। पर भैया वह जमींदार बहुत ताकतवर है। अगर उसने हमें यहाँ रहने नहीं दिया तो? जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। बहन, अब तू चिंता मत कर। मैंने सोच लिया है। मुझे अब उस सेठ के पास काम मांगने जाना होगा जो दिल का बहुत नेक है। कौन से सेठ भैया? हमारे गांव के बाहर जो सबसे बड़े सेठ दीनदयाल जी रहते हैं ना, मैं उन्हीं के यहाँ जाऊंगा। सुना है वो बहुत दयालु हैं, शायद हमें काम जरूर देंगे। शुभम हिम्मत जुटाकर सेठ दीनदयाल की हवेली पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। कुछ ही देर में सेठ जी बाहर आते हैं। सेठ जी, मुझे काम दे दीजिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम करूँगा। ठीक है, मुझे भी एक ऐसे ही वफादार व्यक्ति की जरूरत है। अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सेठ जी। ठीक है, तो आज से ही तुम मेरे यहाँ काम पर लग जाओ। उस दिन से शुभम सेठ दीनदयाल के यहाँ काम करने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और शुभम की मेहनत देख सेठ जी बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन दीनदयाल के मन में एक विचार आता है। यह लड़का इतने दिनों से काम कर रहा है, बहुत मेहनती और सीधा है।
पर मुझे इसकी नीयत टटोलनी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मौका मिलने पर यह भी चोरी कर ले। अपनी बात की पुष्टि करने के लिए सेठ दीनदयाल रास्ते में जानबूझकर सोने के 2 सिक्के गिरा देते हैं और खुद एक कमरे में छिपकर देखने लगते हैं। तभी वहां से शुभम गुजरता है और उसे वह चमकते सिक्के दिख जाते हैं। वह उन्हें उठा लेता है। सोने की सिक्के? अगर इन्हें घर ले जाऊं तो मेरी बहन की जिंदगी संवर जाएगी। अच्छे कपड़े, घर की मरम्मत और भरपेट खाना सब मिल जाएगा। लेकिन नहीं, ये तो सेठ जी का पैसा है। किसी की अमानत रखना ठीक नहीं है। मुझे उन्हें लौटा देना चाहिए। शुभम तुरंत आवाज लगाने लगता है और सेठ जी को ढूंढने लगता है। सेठ जी, आप कहाँ हैं? अरे क्या हुआ शुभम, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? सेठ जी देखिए, ये आपके सोने के सिक्के यहाँ रास्ते में गिरे हुए थे। ये लीजिए, अपनी अमानत संभालिए। सच में शुभम, तुम बहुत ईमानदार हो। मैंने आज तक तुम जैसा व्यक्ति नहीं देखा जो इतना गरीब होकर भी पराया धन नहीं छूता। तूने मेरा विश्वास जीत लिया है। अब तुझे मेरा एक जरूरी कार्य करना होगा। क्या है सेठ जी? शुभम, मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई है और वो गर्भवती है। उसे इस वक्त पैसों और गहनों की सख्त जरूरत है। मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए ये पोटली तुम चुपचाप दूसरे गांव ले जाओ। इसमें बहुत सोना है। आप फिक्र न करें सेठ जी, मैं अपनी जान पर खेलकर भी ये अमानत पहुंचा दूंगा। रात के अंधेरे में शुभम गहनों की पोटली लेकर निकलता है। तभी झाड़ियों में छिपा विक्रम उसे देख लेता है। वह दौड़कर अपने भाई हरिशंकर के पास पहुंचता है। क्या हो गया? विक्रम तो बहुत परेशान दिख रहा है। भैया, यही सही मौका है उस शुभम से बदला लेने का। वो सोने की पोटली लेकर अकेले जा रहा है। हाँ, उसने मेरा अपमान किया था, तो अब तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलो। फिर हरिशंकर अपने हाथ में हंटर लिए और पीछे अपने खूंखार गुंडों को लिए शुभम का रास्ता रोक लेता है। शुभम संभल पाता उससे पहले ही लाठियां उस पर बरसने लगती हैं। क्यों रे शुभम, बड़ी ईमानदारी का चोला पहनकर दूसरे गांव सोना पहुंचाने निकला था। अब देख ये जमींदार से दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। मारो इसे। नहीं सेठ जी, रुक जाइए। ये सोना मेरा नहीं है, ये मेरे मालिक का अटूट विश्वास है। भगवान की रीत से मत ले जाइए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब तू और तेरा विश्वास दोनों ऐसी धूल में मिलेंगे। ले जाओ सारा सोना। हरिशंकर सारा सोना लेकर चला जाता है। शुभम रोते हुए दीनदयाल के घर पहुंचता है। मालिक अनर्थ हो गया। रास्ते में जमींदार के आदमियों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने सारा सोना लूट लिया। मालिक बस कर शुभम, अपनी झूठी कहानियां बंद कर। मैंने तुझ पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया और तूने मेरा विश्वास बीच बाजार नीलाम कर दिया। तू चोर है शुभम, तूने अपनी गरीबी का फायदा उठाकर मुझे लूट लिया। नहीं सेठ जी, मैं मर जाऊंगा पर आपका नमक हराम नहीं करूंगा। जमींदार साहब ने मुझसे सब छीन लिया, मैं बेगुनाह हूँ। तभी जमींदार हरिशंकर आ जाता है। अरे सेठ जी, इस सांप की बातों में मत आइए। ये और इसकी बहन दोनों पैदाइशी चोर है। ये अपनी गरीबी का ढोंग करके लोगों को लूटते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप जमींदार साहब। आप